जय हिंद। आज का चैप्टर मौर्य साम्राज्य देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त कीर्ति मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशाल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं सदी ईस्वी में ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। क्वेश्चन नंबर 6, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यासों की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल
सिद्धांत है जो विदेशी नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी आमतीय जनपद, दुर्ग कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प तथा व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 7, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 8, मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आर्कोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। नंबर 1 में दार्शनिक, 2 में कृषि, 3 में पशुपालक, 4 में शिल्पकार, 5 में योद्धा, 6 में निरीक्षक तथा 7 में मंत्री एवं उपदेशक। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। क्वेश्चन नंबर 10, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्ट्रोनोमोइक कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है। तो इसका हो जाएगा सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 150 ईस्वी के रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुसाप ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनंत तथा सौराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें वृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक प्रस्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीयुक्त, केरलपुत एवं तरामपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्हार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय मुन्नर महोदय को है। बुलंदीबाग से नगर के पारकोट के अवशेष तथा कुम्हार से राजप्रसाद का अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। इसका है भाबरू स्तंभ। भाबरू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। प्रियदासी लाजा मगधान संग अभिवादेतुन आहा अपवा दंत च। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक का धम्म का मूल संदेश क्या है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के मध्य से संदेश देता है। आप सीनवे बहुकानिये दया दाने साचे सोचिए मतदावे साधवे च। अर्थात काम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर विकल्प ई होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक के अभिलेखों में स्वतः उसे देवयान प्रिय दासी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवानम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। शिलालेख, स्तंभ अभिलेख, गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न
लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान सहबाजी गड्ढी, मनसेहेरा, कलासी, गिरनार धौली, जौगढ़, एरगुडी तथा सोपड़ा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। केवल 2 अभिलेख सहवाज गढ़ी एवं मनसेहेरा की लिपि ब्राह्मणी नाक और खरोष्टी लिपि है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न लेख अभिलेख सिरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख तथा लघुमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप 1835 में, ग्रोटेफेंड 1836 ईस्वी में, लेसेन 1838 ईस्वी में आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, अशोक के अभिलेखों को पहली बार किनके द्वारा पढ़ा गया था? अशोक के अभिलेखों को पहली बार किनके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। इन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 23, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 24, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हरेक वंश शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 26, अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था?
तो वीरदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था वीरदत्त। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक की नीति के आर्थिक परिमाणों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? अशोक की नीति के आर्थिक परिमाणों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो रोमिला थापर ने विश्वास किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिमाणों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रयगृह के रूप में किया गया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया गया? तो आजीवकों ने। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ आदि गुफा प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 29, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। नेक्स्ट वीडियो में मौर्योत्तर काल को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मौर्योत्तर काल।